नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित 8 मार्च 2020 को प्रथम पाली में जो करवाए गए थे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है हिंदी एवं अंग्रेजी से, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। दोस्तों यहाँ इंग्लिश का कुछ प्रश्न दिया हुआ है, एक एक करके देखते हैं। तो दिया कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। देखिए क्या क्वेश्चन है। नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम डॉट डॉट सी लेफ्ट फॉर होम। दोस्तों नो सूनर जो है हमेशा ये क्या लेता है, अक्सर की देख हुई इसमें देन का प्रयोग होता है, इसमें जो हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है इसमें। और दोस्तों क्यों होता है, क्योंकि नो सूनर एक सहसंयोजी समुच्चय बोधक अपव्यय है, इसलिए दोस्तों यह इसमें देन का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा देन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य को क्रमवाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों बोल रहा है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, और यहाँ दिया हुआ है पहला स्टेटमेंट इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इसका बोल रहा है पैसिव में बदलने के लिए, एक्टिव में दिया पैसिव में। दोस्तों जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, इसका दोस्तों हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों बात की जा रही है प्रेम शब्द का, बोल रहा पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहले देखिए पर्यायवाची शब्द प्रेम का कौन कौन सा है। तो पहला मान लीजिए प्रीति, इसका पर्यायवाची शब्द होता है प्रेम का प्रीति। दूसरा दोस्तों रख लीजिए अनुराग। तीसरा दोस्तों लिख लीजिए प्रणय। चौथा दोस्तों स्नेह, मान लीजिए प्यार, स्नेह। चौथा दोस्तों अनुरक्ति रख लीजिए, अनुरक्ति। ये सब दोस्तों ये सब प्रेम का पर्यायवाची शब्द ये सब है। अब इसमें देखिए कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी पर देखिए घृणा दोस्तों है, बाद बाकी ये नहीं है, बाद बाकी सभी सभी अनुराग प्रणय प्रीति ये सब सभी ये प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। कैथरीन फेज डैट सी डॉट डॉट इन लव बिफोर। दोस्तों यहाँ भी जो है तो यहाँ बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प से चुने। तो यहाँ पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो परफेक्ट टेंस में दोस्तों क्रिया विशेषण ऑलवेज का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन निभर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो होता है दोस्तों इसमें ऑलवेज का दोस्तों इसमें प्रयोग जो होता है नहीं होता है, बाद में इसमें दोस्तों निभर का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए दोस्तों हैड निभर बीन वाक्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त होगा। अतः पूर्ण वाक्य दोस्तों क्या हो जाएगा, कैथरीन सेज डैट सी हैड निवर बीन इन लव बिफोर, इसका हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ए ही हो जाएगा, हैड निवर बीन। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों क्या है। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा तो महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। इस प्रकार से इसका बी आंसर हो जाएगा यही। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य क्रमवाच्य है। तो अगर तो इसका भी दोस्तों क्या पूछ रहा है, एक्टिव से पैसिव पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि क्यूरीन टेस्ट बेटर। इसका पूछ रहा है दोस्तों एक्टिव में दिया गया है, बोल रहा है पैसिव में बदलने के लिए। अगर दोस्तों इसको पैसिव में बदलेंगे तो इसका दोस्तों हो जाएगा क्यूरीन इज बेटर देन इट इज टेस्टेड, इसका हो जाएगा। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इसका यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पैसिव में, इसका हो जाएगा पैसिव में। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है। तो जयशंकर प्रसाद दोस्तों ये 1936 में इसके द्वारा रचित कामायनी रचना कर छायावती कवि जयशंकर प्रसाद की द्वारा दोस्तों ये लिखा गया था। और बात करें पीढ़ी प्रवास की, ये जो दोस्तों है तो ये कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद के द्वारा ये दोस्तों ये लिखा गया था, हरिओंद के द्वारा ये लिखा गया था। और दोस्तों बात करें रामचंद्रिका का, तो ये आचार्य केशव दास द्वारा ये लिखा गया था, आचार्य केशव दास के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया था।
चंद्रिका। और दोस्तों बात करें साकेत का, तो साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था। ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा थी ये साकेत लिखा गया था। इसका दोस्तों व्याख्या पर देख लीजिएगा सही से। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में सही काल टेंस की पहचान करें। दोस्तों यहाँ दिया हुआ विकल्प दिया हुआ उसमें बोल रहा है कौन टेंस का ये भाग है, कौन टेंस का ये में प्रयोग किया गया है। दोस्तों देखिएगा, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। तो अगर दोस्तों इसका तोड़ रहे हैं तो पहले तोड़ कर देखिए। तो पहले ले लीजिए दोस्तों सब्जेक्ट ले लीजिए, सब्जेक्ट इसका ही प्लस ही पर हो जाएगा, उसके प्लस तो हैड हो जाएगा, उसके प्लस तो बीन हो जाएगा, और उसके प्लस तो ING लगा हुआ है। तो भी प्लस V4 इसको बोल सकते हैं, या V1 प्लस ING इसको बोल सकते हैं। अब प्लस दोस्तों क्या है, तो ऑब्जेक्ट दोस्तों है, तो प्लस इसका ऑब्जेक्ट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों अब इसको दोस्तों ये देख रहे हैं, तो ये जो है दोस्तों क्या चीज़ का रूप निकल गया, ये जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का दोस्तों ये भाग्य निकल गया। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये दिया हुआ था, हम लोग तो देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसका क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये कुछ अप्रूफ दिया हुआ था, उसका कुछ यहाँ टेंस दिया गया था। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में किस कवि द्वारा रचित है। अगर दोस्तों इसकी बात करें कि जो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया था, अरुण या मधुमेह देश हमारा, इसके द्वारा ये लिखा गया था। और दोस्तों तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, साहित्य का शुद्ध रूप दोस्तों क्या होगा। तो इसका दोस्तों शुद्ध रूप दोस्तों यहाँ हो जाएगा, साहित्य किसका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, वाक्य के रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश युक्त चयन करें। तो इसमें दोस्तों दिया गया है, द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स। इसका दोस्तों बोल रहा है सही वाक्य पहचान करने के लिए दोस्तों ये जो है, तो अदर मीनिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड इज वेप्ड आउट, दोस्तों इसका हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों जो है इसका जो है अदर मीनिंग जो दोस्तों हो जाएगा ऑफ डिस्ट्रॉयड इज विप्ड आउट, इसका दोस्तों हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विप्ड आउट। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है। अगर दोस्तों बात करें तो विविधा क्या है, आंखों देखा गदर की पूछ रहे इसकी विधा क्या है। अगर दोस्तों बात करें तो आंखों देखा गदर मराठी लेखक के विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा ये दोस्तों ये लिखा गया एक काव्य है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का, तो इसका दोस्तों डी हो जाएगा, ये रेखा चित्र है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, यदि यह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, किस प्रकार का है। तो दोस्तों यह भाव दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का है। तो ये जो दोस्तों ये संकेतार्थक ये वाक्य है। अगर दोस्तों इसकी प्रमुख व्याख्या की दोस्तों बात करें तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना जरूरी या क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। और ऐसे वाक्य में दोस्तों कार्य पूरा होने के लिए शर्त लगी होती है, अतः प्रश्न में दिया गया वाक्य दोस्तों संकेतार्थक ये वाक्य है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त मॉडल से करें। तो यहाँ दोस्तों इंग्लिश के कुछ दोस्तों यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ बोल रहा है कि इसको कौन सा पूरा होगा। तो राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डॉट कंसल्ट ए डॉक्टर। तो दोस्तों राम को दोस्तों ये इसमें शुल्क का यहाँ प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ दोस्तों ये फुल्ड ले लेगा। आगे बढ़ते हुआ प्रश्न है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द दोस्तों कौन सा प्रयोग है। जो दोस्तों कम बोलता है उसके लिए दोस्तों मित भाषी उसको बोलते हैं, और जो दोस्तों अति बहुत बोलता है उसको दोस्तों अति भाषी बोलती है। सबको ध्यान रखिएगा, किस एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। तो दोस्तों बात करें ये कविता की परख की बोल रहा है किस प्रकार निबंध है। इसकी बात करें दोस्तों ये हो जाएगा, ये समीक्षात्मक ये हो जाएगा निबंध, समीक्षात्मक ये निबंध हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। और दोस्तों इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर ले। डिस्कशन तो कविता की परख हिंदी साहित्य के आलोचक निबंधकार एवं लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक आलोचनात्मक निबंध है। और आचार्य शुक्ल ने कविता को परखने की बुनियादी शिक्षा देते हुए कहा है कि कविता वह साधना है जिसके द्वारा श्रेष्ठ सृष्टि के साथ मनुष्य रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह करता है। तो ये इसके प्रमुख पॉइंट थे। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में
परिवर्तन करने वाले उचित विकल्प का दोस्तों पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये देखिए, तो इसको तोड़िएगा दोस्तों, यहाँ जो है यहाँ सकारात्मक दिया है और बोल रहा है नकारात्मक बदलने, एक तो नकारात्मक दोस्तों बदलिएगा। तो यहाँ सी इज सो इनोसेंट दैट सी वाज कांट डाउट हिम। दोस्तों इसका यही आंसर हो जाएगा, इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचान कर। दोस्तों ये अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला है चारों बेटे के नाम बताओ, दूसरा है राणा प्रताप बहुत वीर थे, तीसरा है मैंने हस्ताक्षर कर दिया, चौथा है मैं यहाँ 3 वर्षों से रह रहा हूँ। दोस्तों पहला विकल्प जो है 18 का तो एक ही गलत है। तो दोस्तों बात करें तो 18 के 1 का तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, इसका दोस्तों हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। दोस्तों सॉरी दोस्तों, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, इसका अशुद्ध रूप, जबकि दोस्तों शुद्ध रूप होगा दोस्तों सॉरी दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये नहीं है सी होगा। दोस्तों इसका शुद्ध रूप जो है मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, जबकि दोस्तों इसका ये अशुद्ध रूप है। अशुद्ध रूप की बात करें तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, इसका यही होगा। अगर बढ़ता प्रश्न है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को पहचानिए। तो वार्तनिक रूप से पूछ रहा है कि अशुद्ध को चुनिए, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दवाइयाँ हो जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दोस्तों देखिएगा तो आ उपसर्ग का प्रयोग कहाँ हुआ है? दोस्तों यहाँ देखिएगा आख्यायिका में दोस्तों यहाँ प्रयोग किया गया, तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? चिनूक यूएसए, फान अल्प्स पर्वत, सिरोका कनाडा और लू भारत। इसमें से दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ जो है सी पर देखिए सिरोका, देखिए दोस्तों देखिएगा तो ये कनाडा में नहीं है। अगर तो ये आप बात करें कहाँ है सिरोका, दोस्तों ये सहारा मरुस्थल में चलने वाली धूल भरी गर्म हवा है। ये दोस्तों ये सहारा में चलने वाली दोस्तों ये क्या है? गर्म हवा है। यह भूमध्य सागर को पार करके इटली में प्रवेश कर जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? अगर दोस्तों बात करें पहला तो नक्षत्र, दूसरा धूमकेतु, तीसरा उपग्रह। दोस्तों तो ये तारा कार जो ये दोस्तों ये कोई अथी नहीं है दोस्तों, ये सौरमंडल का भाग नहीं, तो ये तारा कारज का हो जाएगा। अगला है तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से दोस्तों होता है? किसके विकास से? ये दोस्तों ये राजमार्ग से इसका संबंध है, इसके विकास से इसका संबंध है। अब दोस्तों बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज मूल रूप से राजमार्गों का एक संजाल है जो देश के चार प्रमुख महासागरों की 4 दिशाओं, जैसे दिल्ली हुआ, जैसे दोस्तों रख लीजिएगा दिल्ली चेन्नई और दोस्तों बात करें दिल्ली चेन्नई कोलकाता और दोस्तों मुंबई कि ये दोस्तों ये जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दोस्तों यही से ये होता है। तो दिल्ली चेन्नई कोलकाता मुंबई दोस्तों इसके प्रमुख इसके स्थान है जिसको ये जोड़ने का काम करता है। इससे एक चतुर्भुज बन जाता है और इसीलिए इसका नाम गोल्डन चतुर्भुज या स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। और इस परियोजना को वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। 2001 में इसको शुरू किया गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दे दी है? तो ये दोस्तों है ये 2015 से लेकर 2020 के बीच तो ये स्वतंत्र रूप से आयात की अनुमति दे दी है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता अगला प्रश्न है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? अगर दोस्तों इसकी बात करें तो ये 1765 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने स्टाम्प नामक एक्ट एक नया कानून बनाया और इस कानून से अमेरिकी जनता पर दोस्तों ये करों का बोझ भी लाद दिया गया था। और इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कोई भी अमेरिका प्रतिनिधि न होने कारण से अमेरिकियों ने एक नया नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो दोस्तों ये कर नहीं। और ये 1765 ईस्वी में दोस्तों ये दिया गया था और इसका एक ही वाक्य था, कर नहीं तो, और दोस्तों इसका था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसका यही दोस्तों ये नारा था, इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1765 इसका हो जाएगा स्टाम्प एक्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता या संप्रभुता का लक्षण नहीं है? अगर दोस्तों बात करें तो ये जो है ये अवशिष्टा नहीं है, बाद बाकी सभी के सभी ऊपर जो है दिया गया है
विभाजिता, आद्यता, अस्थायित्व दोस्तों ये सभी सभी है, बाद बाकी अपशिष्टता ये नहीं है। अगला प्रश्न है कुल गर्दी डैश के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कुल गर्दी की बात हो रही है तो पूछ रहा है कि किस लिए प्रसिद्ध है। कुल गर्दी दोस्तों ये कुल गर्दी और कुल गार्दी ये सोने का खदान जो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ये पाए जाने वाला ये कुल गर्दी प्रसिद्ध स्थान है। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ये पाए जाने वाली प्रसिद्ध स्थान है कुल गर्दी, जो सोने के लिए ये प्रसिद्ध होता है। तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा, सोना के लिए प्रसिद्ध कुल गर्दी। आगे बढ़ता प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध दोस्तों क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है 2001 से 2011 की जनसंख्या बिहार की 10 की वृद्धि दर दोस्तों क्या थी। तो इसका 10 की वृद्धि दर की दोस्तों बात करती है 25.42 इसका दोस्तों ये 10 की वृद्धि दर थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है अशोक के पराफ्तर अभिलेख ... के किसके प्रतीक थे दोस्तों। तो इसकी दोस्तों बात करें तो अशोक के ये जो है ये दोस्तों ये प्रशासन के प्रतीक थे। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और इसकी व्याख्या की दोस्तों बात करते हैं अशोक के पराफ्तर अभिलेख दोस्तों प्रशासन के प्रतीक थे। आगे बढ़ता प्रश्न निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगर दोस्तों बात करें तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये दोस्तों इसका आंसर ये सी हो जाएगा। और लिखित संविधान और भारतीय संविधान की सर्वोच्चता दोस्तों ये भी है। और मौलिक अधिकार तो ये है। और राजकीय नीति निर्देशक ये भी दोस्तों है ये है। तो भाग ये 4 का ये भाग है और ये भाग 3 का ये है, भाग 3 का ये भाग 4 का है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता किस स्थान से मिला है। तो दोस्तों बात करें जोते हुए खेत का तो ये जो है ये सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला, प्रमाण मिला। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 56 से दोस्तों 56 क्या कहता है। ये 56 से दोस्तों क्या संबंध है। अगर दोस्तों बात करें संविधान का अनुच्छेद 56 का तो इसका संबंध जो है दोस्तों ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल दोस्तों ये 5 साल होगा। कितना दोस्तों ये 5 साल होगा। तो अब दोस्तों देखिए तो इसका आंसर क्या हो रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के दोस्तों ये कार्यकाल के दोस्तों ये प्रावधान से ये संबंधित है। तो 33 का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तट या स्थल या हॉट स्पॉट में शामिल है। अगर दोस्तों बात करें तो इसमें कौन शामिल है। तो ये जो है ये पश्चिमी घाट इसमें शामिल है हॉट स्पॉट में। तो बहुत प्रमुख पॉइंट दोस्तों है ये। और ये जो है तो पश्चिमी घाट तथा उत्तरी पूर्वी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र हॉट स्पॉट में शामिल है। और जैव विविधता हॉट स्पॉट उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ बहुत अधिक दोस्तों क्या होती है, जैव विविधता तो ये जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता हो तथा वहाँ जीव जंतु का विलुप्त का खतरा हो। जीव जंतु दोस्तों ये जीव जंतु जो है यहाँ जहाँ विलुप्त के खतरा हो, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। अगर दोस्तों बात करें ये जो है ये 35 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो सामंतवाद इसका हो जाएगा। और दोस्तों बात करें सामंतवाद का तो सामंतवाद भारतीय उपनिषद के उदय के प्रबल कारक माने जाते हैं। क्योंकि उपनिषदों की संख्या की दोस्तों बात करें तो उपनिषदों की संख्या दोस्तों कितना है, इसकी संख्या 108 है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उपनिषदों की संख्या कितना है, 108 है। अगला प्रश्न है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों किसके अंतर्गत अनुच्छेद कौन से में दिया गया। यही प्रदत्त पूछ रहा है कि भारतीय भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद किस में दिया गया है। ये दोस्तों ये है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। अगर दोस्तों बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र का इसका संबंध दोस्तों है तो ये व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटिक व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से यहाँ नीचे दिया गया है ए और बी और उसके नीचे दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर दोस्तों इसके पहले इसकी व्याख्या के बारे में बात कर ले तो व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखा है जो एक अध्ययन करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव या परिवार व फर्म या व्यष्टि के रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों का आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं सेवाएं खरीदी और बेची जाती है। तो अब दोस्तों देखिएगा तो ए और बी का दोनों इसका हो जाएगा।
तो आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। अगर दोस्तों बात करें बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना की दोस्तों, तो इसका दोस्तों ये गंडक परियोजना है। और दोस्तों बात करें गंडक परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया की शुरुआत दोस्तों बात करें तो ये 1961 ईस्वी में बनाई गई थी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। दोस्तों बात करें सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो दोस्तों ये कोलकाता में दोस्तों ये स्थित, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। और दोस्तों बात करें तो भूमिपुत्र का बहुत दोस्तों इससे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, और दोस्तों इसमें दिया गया कि भूमिपुत्र शब्द दोस्तों किस समस्या से संबंधित है। तो ये जो भूमिपुत्र की धारणा का अर्थ यह है कि दोस्तों राज्य अथवा क्षेत्र के निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने और रोजगार प्राप्त करने आदि के संबंध में विशेष संरक्षण की मांग है। और इस मांग के साथ यह जुड़ी हुई कि जब तक उस राज्य या क्षेत्र में सभी मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त न हो जाए, तब तक उस राज्य क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा नहीं देनी चाहिए। तो इसका दोस्तों यही संबंध होता है कि भूमिपुत्र का, कि वहाँ के दोस्तों क्षेत्रीय निवासियों को केवल जब तक रोजगार प्राप्त न हो जाए तब तक बाहरी आदमी को रोजगार नहीं देना, इसका यही मुख्य इसका यही अभिप्राय है। तो अब इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा, तो इसका क्या हो, क्षेत्रवाद को पहले देना चाहिए, यही समस्या। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। तो दोस्तों बात करें तो ये जो है ये रंगराज समिति दोस्तों ये तारापोर समिति ये बनाया गया। अगर दोस्तों बात करें तारापोर समिति तो है क्या, तो ये पूंजी खाता, ये जो है पूंजी खाता जो यहाँ दोस्तों दिया गया, पूंजी खाता परिवर्तनीयता का तात्पर्य यह है कि यदि कोई दोस्तों ये निवेशक विदेशों में कोई संपत्ति खरीदना चाहता है, तो ये जो है विदेशों में जब कोई संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसकी अपनी सरकार से उसका रुपया को विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करना पड़ता है। और आर्थिक सुधारों या बाह्य वित्तीय क्षेत्रों की अस्थिरता, त्वरित वृद्धि और वैश्विक समेकन के संदर्भ में पूंजी खाते की अधिक पूर्ण परिवर्तनीयता के विषय पर पुनर्विचार करने के लिए आरबीआई के द्वारा दोस्तों ये आरबीआई के एम तारापुर की अध्यक्षता में तारापुर की समिति गठन दोस्तों ये 1995 ईस्वी में भारत सरकार की सलाह पर ये हुआ, तो 1995 इसका किया गया था। ये उसकी अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं, बोला पुफ्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। ये दोस्तों पुफ्ताज घास क्षेत्र दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को दोस्तों हंगरी में पुफ्ता क्षेत्र कहा जाता है, जो दोस्तों क्या है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। और दोस्तों बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में दोस्तों ये परेरी दोस्तों ये अमेरिका में पाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों बात करें और मध्य एशिया में स्टेपी दोस्तों घास पाया जाता है। स्टेपी घास जो है ये मध्य एशिया में पाई जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया में। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था दोस्तों। तो यहाँ जो दोस्तों बात की जा रही है ये वाटर फ्रेम नामक दोस्तों ये कताई मशीन की बात की जा रही है। बोला कि किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये रिचर्ड आर्कराइट ने 1700 क्षेत्र में वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार किया था। और इसके जरिए पक्के सूत काटे जाने लगे थे। और यह मशीन पानी की शक्ति से दोस्तों ये चलाई जाती थी, और इस कारण इसे वाटर फ्रेम के नाम से दोस्तों इनको जाना जाता है। तो ये रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा ये निर्माण किया गया था, आविष्कार किया गया था। आगे बढ़ता प्रश्न है, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे कहा जाता है दोस्तों। ये जो है ये लता मंगेशकर को ये कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। ये कश्मीर घाटी दोस्तों है, तो ये पीर पांजाल और बृहत हिमालय दोस्तों ये मध्य अवस्थित है। और दोस्तों इसकी बात करें तो ये 1600 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों ये क्या ये अवस्थित है, 1600 मीटर हाइट दोस्तों ये ऊंचाई पर ये अवस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत में विदेश प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह में शामिल किया जाता है दोस्तों, क्या शामिल किया जाता है। पहला है चालू खाते की मदों में, दूसरा है चालू खाते की नाम मदों में, और तीसरा चौथा विकल्प दोस्तों देख लें तो पूंजी खाते की जमा मदों में, चौथा है पूंजी खाते की नाम मदों में। तो आप दोस्तों देखिएगा ये जो है तो ये दोस्तों इसका सी पूंजी खाते दोस्तों ये मदों में इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के
क्या होते हैं, अगर दोस्तों बात करें तो ये जो होते हैं तो ये दोस्तों ये नैतिक विकास पर ये बल डालता है आदर्शवादी सिद्धांत। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इतना एग्जाम दोस्तों इसको पूछा गया है केप ऑफ गुड होप की, और पूछा है किसने खोज की दोस्तों, तो ये बार्थोलोम्यू डियाज दोस्तों इसके द्वारा ये खोज किया गया था। और दोस्तों जब बार्थोलोम्यू डियाज की बात आई है तो इसने दोस्तों ये उत्तम आशा अंतरिक्ष की दोस्तों ये खोज बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा दोस्तों ही किया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो दोस्तों क्या होती है। जब दोस्तों ये अधिक होगी दोस्तों ये क्या होगी दोस्तों, ये तब ब्याज की दर इसमें घटने लगती है और घट जाती है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित होती थी। दोस्तों ये क्या चीज़ निर्मित होती थी, दोस्तों बात करें तो ये जो है ये सेल खड़ीफ ये निर्मित होती थी। और इसकी कुछ पॉइंटों को दोस्तों बात कर ले तो इसका दोस्तों इतिहास बहुत लंबा है, फिर भी कुछ पॉइंटों को दोस्तों बात कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता का स्थलों से लगभग दोस्तों ये 2500 मोहरें प्राप्त हुई है। और ये मोहरें प्राय आयताकार या वर्गाकार थे। यह जो थे दोस्तों ये या तो आयताकार थे या दोस्तों क्या थे, ये वर्गाकार थे। अब पशु के चित्र के साथ लिपि वर्गाकार मोहर पर उत्तीर्ण थे, जबकि दोस्तों आयताकार मोहर केवल लिपि उत्तीर्ण थे। और चंद्रहुद्रों में अधिकांश मोहरें फेलखड़ी से बनी हुई पाई गई थी, और इन पर सीधी पशु भैंस बाघ बकरी और हाथी आकृति दोस्तों उकेरी जाती थी। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। अगर दोस्तों बात करें तो ये बोल रहे हैं कि उपनिवेश के उदय का अत्यधिक दोस्तों कारण कौन सा है, तो ये दोस्तों जो है ये सामंतवाद है। और सामंतवाद की दोस्तों बात करें तो सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप और इंग्लैंड के दोस्तों की प्रथा थी। और सामंतवाद को उदय ने अंततः उपनिवेशवाद को दोस्तों ये बढ़ावा दिया। आगे बढ़ता प्रश्न है, प्रश्न काल के ठीक बाद का समय को दोस्तों क्या बोलते हैं। अगर दोस्तों बात करें प्रश्न काल के ठीक बाद का समय को दोस्तों ये शून्य काल कहा जाता है। और दोस्तों शून्य काल की दोस्तों बात करें तो ये 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच के दोस्तों काल की अपराह्न दोस्तों ये शून्य काल कहा जाता है, 12 से 21 समय काल को। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या दोस्तों क्या है। अगर दोस्तों बात की जा रही है बिहार में, तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या दोस्तों इसमें कुल कितने हैं, तो ये 40 है। और दोस्तों बात करें तो और 40 सदस्यों की संख्या है। और दोस्तों बात करें राज्यसभा की सदस्यों की संख्या दोस्तों बात करें इसमें राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितने हैं, तो ये इसमें 16 है राज्यसभा की सदस्यों की संख्या। तथा बिहार विधानसभा की दोस्तों बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या दोस्तों बात करें तो इसमें कितना है 243 इसमें है। तो इस सबको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे अगला प्रश्न है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत दोस्तों क्या होगी, मांग की कीमत लोच क्या होगी, ये दोस्तों क्या होती है, इकाई की कम हो जाती है। ऐसा दोस्तों क्यों होता है, अगर इसकी व्याख्या की बात की जाए तो वस्तु कीमत बढ़ने पर व्यय बढ़ने से यह तो स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु की मांग लोचदार है। अर्थात दिए गए विकल्पों में शून्य लोच नहीं होगा। व्यय की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वस्तु की मांग की लोच की प्रकृति क्या है। इसके दोस्तों यही प्रमुख पॉइंट है। आगे अगला प्रश्न है, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला दोस्तों खर्च क्या होते हैं। दोस्तों बात करें इसके, ये खर्च जो होते हैं तो ये पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों के अंतर्गत दोस्तों ये आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन दोस्तों कहाँ से आरंभ किया। ये जो है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध को जब आत्मबोध हो गया तो उन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ में दोस्तों अपने शिष्यों को धर्म के 8 सूत्र बताए। धर्म के दोस्तों कितने, ये 8 सूत्र बताए थे, जिन्हें दोस्तों अष्टांग मार्ग कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। उन्होंने सर्वप्रथम 5 शिष्यों के साथ उपदेश दिया था। और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और दोस्तों बात करें गौतम बुद्ध की शिष्य की, इसका पहला शिष्य दोस्तों कौन था, ये आनंद थे। उसके बाद दोस्तों क्या थे, उपाली थे। तीसरा दोस्तों ये पारिपुत थे। चौथा दोस्तों मेघलयान था।
और चौथा दोस्तों कौन थे, ये देवदूत थे। इस सबको दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सब इसके ये प्रमुख शिष्य थे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो दोस्तों बात करते हैं किसके द्वारा किया गया था, ये अरस्तु के द्वारा ये दिया गया था, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी होता है, इसके द्वारा ये दिया गया था। और बात करें इसको दोस्तों, तो ये इसका अरस्तु के अनुसार राज्य और व्यक्ति में सावयव संबंध तथा राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्तीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है। और तो बात करते योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार ने एक संकल्प के द्वारा मार्च 1950 में की थी और भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की जिम्मेदारी पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, जिसे योजना आयोग द्वारा विकसित, निष्पादित तथा जांच किया जाता था। और अब योजना आयोग की जगह दोस्तों कौन सा हो गया, अब ये नीति जगह, अब ये हो गया, क्या हो गया, अब ये नीति जगह हो गया है। और इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और दोस्तों यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और इसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान भी करता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये योजना आयोग इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम दोस्तों क्या है। तो दोस्तों ये खाद्य एवं पेय पदार्थ, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। दोस्तों यहाँ जो है दिया कि मेसोपोटामिया के अभिप्राय क्या है। तो जो मेसोपोटामिया जो दोस्तों ये जो है ये पश्चिमी एशिया में, ये पश्चिमी एशिया में दोस्तों, एशिया में स्थित दजला एवं फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोस्तों ये प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगला प्रश्न किससे, सामान्य विज्ञान से है। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। दोस्तों मूल मात्रक की दोस्तों बात करें तो ये ऑप्शन में डी दोस्तों क्या है, ये मूल मात्रक नहीं है। बाद बाकी ये सेकेंड, मीटर, एम्पीयर दोस्तों ये क्या है, मूल मात्रक है। इस पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओम नहीं है, बाद बाकी ये सभी सभी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि गेमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक दोस्तों ये किसके हैं। तो ये दोस्तों ये क्या है, ये क्लोरीन की है, सब महत्वपूर्ण ये क्या है, यौगिक है, इसको ध्यान रखिएगा। और तो बात करें क्लोरीन लवण में निक्षेपों में, समुद्र के पानी में और जीवों का तथा वनस्पतियों को सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड के बहुतायत में मिलते हैं और इसका प्रयोग दोस्तों तरल तालों कीटाणुनाशक जैसे डीडीटी, गेमेक्सिन और दोस्तों बात करें गेमेक्सिन, BHC आदि का दोस्तों क्लोरीन की यौगिक है। और गेमेक्सिन का सूत्र की दोस्तों बात करें तो ये C6H6 और Cl6 दोस्तों गेमेक्सिन का सूत्र होता है। और ब्लीचिंग पाउडर के सूत्र की दोस्तों बात करें तो ये CaOCl × Cl दोस्तों ये इसका प्रमुख सूत्र यही होता है, Cl होगा दोस्तों। और दोस्तों बात करें डीडीटी के सूत्र का, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों ये C14H2Cl2। तो इस प्रकार दोस्तों देखिएगा गेमेक्सिन का सूत्र C6H6Cl6। और दोस्तों बात करें ब्लीचिंग पाउडर का तो CaOCl × O2। और बात करें डीडीटी का दोस्तों तो ये C14H2 और Cl2 इसका होता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा SOS का बंध प्रदर्शित करता है। तो अगर दोस्तों बात करें तो ये जो है, तो ये 63 दोस्तों जो दिया गया है, तो दोस्तों इसका सी पर देखिएगा H2O7 दोस्तों यही जो है इसका ये बंध का निर्माण करता है। और इसकी व्याख्या की दोस्तों बात करें तो डाईसल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2O2 सल्फर एक का एक ऑक्सी अम्ल है। यह फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम का एक प्रमुख घटक है और यही कारण है कि अधिकांश रसायन का उपयोग इसको दोस्तों H2O7 SOS का दोस्तों ये बंध प्रदर्शित ये करता है। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। दोस्तों बात की जा रही नेचुरल सिलेक्शन का और पूछ रहा है किसके द्वारा ये प्रतिपादित किया था। तो ये दोस्तों है ये प्राकृतिक चयन या नेचुरल हिस्ट्री का सिद्धांत दोस्तों ये प्रसिद्ध जैव वैज्ञानिक डार्विन के द्वारा दोस्तों ये दिया गया था। और यह सिद्धांत कहता है कि जगत में कोई भी जीव जंतु के तभी तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है जब तक कि प्राकृतिक परिस्थितियों से अनुकूल करने में वो सक्षम हो सके दोस्तों ये सक्षम हो सके तभी तक वो रह सकते हैं। अगला प्रश्न है,
नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? अगर दोस्तों बात करें नर प्रजनन तंत्र का, दोस्तों इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, ये शुक्राणु, दोस्तों ये सही इसका विकल्प, इसका यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है। और दोस्तों बात कर ले थोड़ा इसके बारे में, नर प्रजनन तंत्र के बारे में। तो ये नर जनन कोशिका है शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होता है, और यह उदर गुहा में बाह्य कोश में उपस्थित होता है। और विरीफन दो भाग होते हैं, जो प्रथम शुक्राणु का निर्माण करता है, विरीफन जो होता है, तो फिर दो भाग होते हैं, जो प्रथम जो होते हैं दोस्तों ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं, तो दूसरा जो होता है ये दोस्तों ये अंतरास्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये स्राव करता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है, एक हीटर का तंतु बना होता है, किसका बना होता है? अगर दोस्तों बात करिए हीटर का तंतु किसका बना होता है, तो ये जो तो होता है ये दोस्तों ये नाइक्रोम का ये बना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सी इसका आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम इसका हो जाएगा। और दोस्तों बात करें तो हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है, और नाइक्रोम का तार दोस्तों निकेल, नाइक्रोम का तार जो होता है दोस्तों ये निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, क्रोमियम दोस्तों हो गया, और लोहा का दोस्तों ये क्या है? ये मिश्र धातु है नाइक्रोम। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, KMnO4 मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों क्या है? और दोस्तों बात करें मैंगनीज का पूछ रहा है कि दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो इसकी संख्या जो है, इसकी संख्या दोस्तों कितना होती है? 7 इसकी ऑक्सीकरण की संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें तो पोटेशियम परमेंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट, और इसमें मैंगनीज का ऑक्सीकरण का दोस्तों संख्या 7 होती है। और दोस्तों बात करें तो के का ऑक्सीकरण दोस्तों कितना होता है? कितना दोस्तों +1, और ओ का दोस्तों ऑक्सीकरण कितना दोस्तों होती है? तो ये -2 होती है। और तो माना कि Mn का ऑक्सीकरण संख्या x है, दोस्तों अब निकालिएगा दोस्तों कितना आ जाएगा? तो KMnO4 का हो जाएगा, KMnO4 का निकालिएगा दोस्तों, तो ये 1 + x + 4 × -2 बराबर 0 कर दीजिएगा। तो अब इसका दोस्तों निकालिएगा, तो Mn का मान दोस्तों कितना निकल जाएगा? ये +7 निकल जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, XeO2 Fe2 की आकृति दोस्तों क्या है? तो दोस्तों इसकी बात करें तो जो होती है ये त्रिकोणीय द्विमीडिकीय होते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात करें तो इसकी दोस्तों ये द्विपिरामिडीकीय होता है। अगला प्रश्न है कि डायबोरोन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके दोस्तों ये क्या देता है? अगर दोस्तों बात करें इसका, ये जो होते दोस्तों ये B2H2HN3 दोस्तों ये देता है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों ये डिबोरोन 120 डिग्री सेल्सियस का अमोनिया के साथ मिलकर दोस्तों ये बेड जोन बनाता है। ये दोस्तों क्या बनाता है? ये बेड जोन ये बनाता है। कौन दोस्तों? ये डिबोरोन है। अगला प्रश्न है, एडफरोक का जनक किसको दोस्तों बोला जाता है? अगर दोस्तों बात करें एडफरोक का जनक दोस्तों किसके बोलते हैं? तो ये दोस्तों ये विषाणु को ये बोला जाता है। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुक के नियम अनुसार कम निरूपण के लिए दोस्तों ये क्या होगा? और हुक के नियम के अनुसार दोस्तों चलिएगा, तो ये जो होते हैं तो ये प्रतिबल बराबर दोस्तों क्या होती है? विकृति होते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें तो हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा भीतर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल का मान हमेशा उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है, और इसे ही हुक का नियम दोस्तों क्या होती है कहते हैं। और अर्थात प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है। और प्रतिबल जो दोस्तों होते हैं, प्रतिबल जो दोस्तों हैं ये क्या होती है? इसकी ये विकृति दोस्तों क्या डायरेक्टिव प्रोपोर्शन ये होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? अगर दोस्तों बात करें ये कौन सा अंग जो होते हैं ये मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी पर दोस्तों देखिएगा, तो ये शुक्रवाहिका जो दोस्तों है ये मनुष्य से संबंधित है। बाद में गर्भाशय अंडवाहिका का अंड दोस्तों ये महिला से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। बाद में किसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अणु या आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? अगर दोस्तों बात करें तो 73 का दोस्तों ये जो होते हैं O2/2 दोस्तों इसमें क्या होती है? नहीं होती। इसका आंसर के दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीजेल डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है?
अगर दोस्तों बात करें डीजल डायोड का प्रयोग बोल रहा है किस रूप में होता है, तो ये दोस्तों तो होता है ये वोल्टता नियंत्रक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों बात करें डिनर डायोड डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल का एक प्रयोग होता है और वोल्टता विनियम और वोल्टता स्थिरीकरण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है, दोस्तों ये जो कौन सा रोकता है, ये जो होते हैं दोस्तों ये UAA दोस्तों ये रोकता है। अगर दोस्तों बात करें तो ये अमीनो एसिड का ट्रिपलेट कोड को अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है दोस्तों, और वह है दोस्तों ATT, वह दोस्तों है ATC या ACT या UAA या UAG या UGA या ABB या ABC या ACU दोस्तों ये क्या होती है, रोकने का ये काम करती है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, SI मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक दोस्तों के मान कितने होते हैं। अगर दोस्तों बात करें FI में दोस्तों ये जो होते हैं तो ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर के होते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु चिरडिम्बता ये दर्शाता है। अगर दोस्तों बात करें ये जो होते हैं ये फ्राइनोसोमा दोस्तों ये होते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे दोस्तों क्या कहलाते हैं। अगर दोस्तों बात करते हैं इसका दोस्तों ये लवण मृदोविद ये कहलाते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और दोस्तों बात करें तो अधिक लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे को दोस्तों ये जलोद्भिद कहते हैं, और ये दोस्तों ये क्या होती है, ये जल में उगने के काम करते हैं। और दोस्तों बात करें तो जलोद्भिद कहते हो तो ये जल में उगते हैं। और जीरोफाइट दोस्तों बात करती है मरुस्थल में ये उगते हैं। जीरोफाइट दोस्तों होती थी ये मरुस्थल में ये उगते हैं जीरोफाइट। तो इसको XEROPHYLE जीरोफाइट्स। अगला प्रश्न है, BeMg+Al में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। तो बात की है बेरियम बोरोन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि आयनन विभव किसका सर्वाधिक होता है दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो जो होता है दोस्तों ये बोरोन का दोस्तों ये सबसे अधिक होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर दोस्तों आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है, तो ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किसमें करती है दोस्तों। ये ध्वनि जो सबसे तेज संचरण किसमें करती है, तो दोस्तों बात करती है ठोस में ध्वनि सबसे अधिक दोस्तों ये संचरण करती है। और इसकी व्याख्या की दोस्तों बात करें तो ये ध्वनि के संचरण गति का घटता क्रम की दोस्तों बात करें सबसे ज़्यादा किस में दोस्तों, सबसे ठोस में होगा, उसके बाद दोस्तों किस में होगा, उसके बाद दोस्तों ये द्रव में होगा, द्रव में, उसके बाद दोस्तों किस में होगा, ये तब गैस में होगा। तो इसको देख लीजिएगा। आगे बात वाला प्रश्न है, बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान दोस्तों क्या है। बसंती कुल दोस्तों ये 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस बीच का दोस्तों इसका तापमान इसका होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात वाला प्रश्न है, निम्नलिखित एल्केन की सही IUPAC नाम की दोस्तों पहचान करें। तो अगर दोस्तों बात करें तो एल्केन की बात की जाए दोस्तों, एल्केन दोस्तों देखिएगा, एल्केन जो तो होते हैं एल्केन का IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नामक 2,2-डिमिथाइल ब्यूटेन होता है। और IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो रासायनिक यौगिकों के नामकरण दोस्तों ये मान्यता देता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए तो ये 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन इसका दोस्तों यही पहचान है। अगला है, और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों। और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की दोस्तों बात की जा रही है तो ये जो दोस्तों ये कोयला है, बाद बाकी दोस्तों पवन, सूर्य, जल दोस्तों ये सब जो है वो उसे ऊर्जा के स्रोत जिनका बढ़ा दोस्तों कभी ना कभी समाप्त हो जाती है। और तो फिर दोस्तों क्या होती है, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। और जैसे बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस दोस्तों ये सब क्या दोस्तों ये और नवीकरणीय गैस के दोस्तों ये उदाहरण है। और दोस्तों नवीकरणीय कौन सा है, सूर्य, जल और पवन सब दोस्तों ये नवीकरणीय है। आगे बता अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग समान है, किसका वेग दोस्तों अधिक होगा। तो बात करें तो ये जो होते हैं दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन का दोस्तों ये क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इसका दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का। अगला प्रश्न है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। दोस्तों बात करें जल चक्र में ये कौन सी प्रक्रिया इसमें सम्मिलित नहीं होती है। तो इसमें दोस्तों होती है कि इसमें जल चक्र में तो ये संचलन इसमें सम्मिलित नहीं होती है। तो इसकी व्याख्या की दोस्तों बात करें तो जल चक्र प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होती है। और जल चक्र की संपूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार होती है,
वाष्पीकरण दर 1, वाष्पीकरण दर 1, और दोस्तों संघनन हो गया, और वर्षण हो गया, वर्षण, अंतस्पंदन, अपवाह तथा ये संग्रह, इसके दोस्तों ये समझे तो ये सब इसके भाग होते हैं। अगला है संयोजक यौगिक क्या होती है दोस्तों। अगर दोस्तों बात करें संयोजक यौगिक का, तो इसका दोस्तों क्या होती है, तो ये बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के से साझेस्य बनते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इसकी व्याख्या की दोस्तों बात करें तो ससंयोजक बंधक से बने यौगिक को ससंयोजक यौगिक कहते हैं, और इसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा से रासायनिक यौगिक का इसमें दोस्तों क्या होती है, ये निर्माण इसमें होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर दोस्तों बात करें इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं, तो ये ग्लाइसिन दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बात बाकी ये सभी से दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोजन, इसकी दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है पानी से बचने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। तो वो जो दोस्तों होती है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण दोस्तों ये ऐसा ये होता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जब दोस्तों प्रकाश किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में पृष्ठ प्राप्ति तो हो रही हो और वह आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, तब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि तो संपूर्ण प्रकाश परिवर्तित होकर उसी माध्यम में लौटाती है। और प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और क्रांतिक कोण का मान दोस्तों लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैंगनी रंग के लिए दोस्तों न्यूनतम ये होता है। और पानी से बने बुलबुले में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों ये चमकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटिए दोस्तों। इसमें दिया है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटिए। तो पहला विकल्प है स उत्क्रमणीय परिवर्तन, दूसरा है इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, और तीसरा है कि पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, चौथा है कि नए उत्पाद का निर्माण होता है। और दोस्तों बात करें तो इसका तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तनीय होता है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों यही हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो जो दिए दोस्तों ये साल्मोनेला टाइफी में दोस्तों ये संक्रमण से दोस्तों ये दर्शाता है। अगर दोस्तों बात करें इसकी प्रमुख पॉइंटों की तो दोस्तों ये टाइफाइड एक संक्रमण रोग है। टाइफाइड जो ये संक्रमण रोग है जिसका कारण दोस्तों साल्मोनेला टाइकी नामक जीवाणु और दूषित भोजन एवं पानी से यह जीवाणु मानव आंतों तक पहुंचाता है और फिर वहाँ शरीर का हिस्सों में भी। और साल्मोनेला बैक्टीरिया के जानवरों और जिसमें अंडा, बीफ, कच्चे मांस, मुर्गों और फल सब्जियों के साथ साथ दोस्तों मनुष्यों के आंतों में भी ये पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आप दोस्तों कुछ मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। दिया गया है कि 18 व्यक्ति, 18 आदमी और 12 औरतों एक समूह एक काम को 18 दिनों कर सकता है, और एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगुना समय लेता है। तो 8 आदमी उस काम को करने में तो दोस्तों कितना समय लेंगे। अगर दोस्तों बात करें तो बोला कि दोस्तों तो 2 आदमी 2 औरत बराबर दोस्तों, तो यहाँ 2 औरत बराबर हो जाएगा 2 औरत दोस्तों 2 औरत बराबर 2 वुमेन बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 1 आदमी हो जाएगा। अब इसको दोस्तों तोड़िएगा तो ये 12 औरत बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 औरत को जब दोस्तों निकालिएगा दोस्तों तो ये 1/2 ये 12 हो जाएगा। तो इसको दोस्तों ये 6 आदमी के बराबर दोस्तों हो गया, 6 आदमी के बराबर हो गया। और दोस्तों आप निकालिएगा इसका फॉर्म होता है M1D1 बराबर दोस्तों ये M2D2 होता है। अब दोस्तों निकालिएगा तो M1 कितना है, ये 24 है। अब गुना 18 कीजिएगा, 24 गुना 18 कीजिएगा। अब बराबर दोस्तों M2 कितना, ये 8 है। D2 को दोस्तों मान नहीं दिया हुआ, तब दोस्तों निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 24 गुना 18, अब बाय दोस्तों 8 आ जाएगा। तो अब दोस्तों ये 54 दिन इसका निकल जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ऑप्शन इसका दोस्तों डी हो जाएगा। आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है। तो दोस्तों बात करें तो इसमें से कौन सी सबसे तीव्रतम है, दोस्तों ये सी इसका दोस्तों 19 किलोमीटर प्रति घंटा ये सबसे तीव्रतम है, इसको ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते अगला प्रश्न है जब टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो पश्चात 25% कमी हो जाती है, तो टमाटर की कीमत में सूद कमी या वृद्धि दर दोस्तों क्या है। और दोस्तों इसकी बात करें तो इसका दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो ये कीमत में वृद्धि या कमी की दर की दोस्तों निकालेंगे। ये तो होता है तो कीमत में वृद्धि या कमी थी x प्लस वाई प्लस XY/100। दोस्तों ये इसका फॉर्मूला यही होता है। अब इसको तोड़िएगा दोस्तों तो ये 25 - 25
25 गुना 25 दोस्तों 625 इसका आ जाएगा, बाई 100 कीजिएगा तो 100 कीजिएगा तब इसका दोस्तों कितना है 6.25% कमी इसमें आ जाएगी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, बुलियन नियम अनुसार दोस्तों ए इंटू ए प्लस बी दोस्तों क्या होता है। दोस्तों इसकी बात करें तो ये दोस्तों ये दोस्तों ये इसका अनुसार से ये नहीं निकल जाएगा। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा। और दोस्तों इसका बात करें तो ए इंटू ए प्लस बी का दोस्तों तो ये तोड़िएगा तो इसको जब तोड़िएगा तो दोस्तों कितना निकल जाएगा, तो ए डबल ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी निकल जाएगा। अगर तो अब इसको तोड़िएगा दोस्तों तो ए प्लस ए बी निकल जाएगा। और इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो ए 1 प्लस बी हो जाएगा बराबर 1 ए बराबर तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब तो इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो 94 की दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हानि प्रतिशत क्या है यदि 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 250 रुपये से उसके बेच दिए गए। दोस्तों इसको तोड़िएगा तो दोस्तों ये 96 केले का दोस्तों जब इसको दर्जन तोड़ लीजिएगा, जब 96 केला है दोस्तों इसको दर्जन तोड़िएगा तो बर्छा 12 था दोस्तों, ये 8 दर्जन निकल गया। अब केले का दोस्तों क्रय मूल्य दोस्तों बात करें तो केले का दोस्तों निकालिएगा तो ये 8 दर्जन को दोस्तों ये 42 रुपये प्रति दर्जन का दोस्तों दर से बेच रहा है। तो इसका दोस्तों कितना निकल गया, ये 336 रुपये इसका निकल जाएगा। अब दोस्तों बोल रहा है कि तथा केले का विक्रय मूल्य दोस्तों कितना में है, केला का दोस्तों कितना में बेच रहा है, ये 252 रुपया में बेच रहा है। तो इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों इसका हानि कितना, दोनों को डिफरेंस निकालिएगा तो डिफरेंस इसका कितना 84 निकल जाएगा। और 84 को दोस्तों ये क्रय मूल्य से कितना से भाग दे दीजिएगा तो 300 कितना है, 336 रुपये से क्रय मूल्य है। तब इसको दोस्तों परसेंट बदल दीजिएगा तो ये 25% इसका निकल जाएगा। इसका आंसर दोस्तों कितना, ये 25% इसका निकल जाएगा। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, 1714 गुना 1715 गुना 1715 को जब 12 से विभाजित करने पर दोस्तों शेष फल क्या होंगे। अगर दोस्तों जब बात कीजिएगा दोस्तों तो इतना भागा दीजिएगा दोस्तों, तो पहले जब भाग दीजिएगा इतना में दोस्तों इसका कितना निकलेगा, तो इसका बच जाएगा दोस्तों ये 10 बच जाएगा। फिर दोस्तों इसमें भाग दीजिएगा तो कितना 11 बच जाएगा। और दोस्तों इसमें जब भाग दीजिएगा 1 बचेगा। अगर दोस्तों ये सभी उसके बाद भाग दीजिएगा तो शेष फल दोस्तों कितना निकल जाएगा, 10 11 के निकल गया। तो इसका दोस्तों अब दोस्तों इसमें दीजिएगा भागा दीजिएगा 12 से तो 110 निकल गया दोस्तों ये। अब इसमें 12 से दोस्तों भागा दीजिएगा तो कितना दोस्तों बच रहा है, ये 12 में 108 वही तो ये दोस्तों ये 8 इसमें बच जाएगा शेष फल ये। फिर दोस्तों ये इसमें 2 बच जाएगा, 12 में 108 दोस्तों 2 ही बचेगा क्योंकि 110 है, 108 पर जाकर कटक जाएगा, 2 ही बच जाएगा। अगला प्रश्न है तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अगला प्रश्न है, जब 10 परीक्षणों का परफॉर्म 4 है और यदि प्रत्येक परीक्षणों को 2 से गुना कर दिया जाए तो परिणामी परीक्षण का दोस्तों परफॉर्म क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें इसकी 10 परीक्षणों को दोस्तों ये कि परफॉर्म कितना है 4 है और प्रत्येक परीक्षण में दोस्तों जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4 दोस्तों हो जाएगा। तब इसको तोड़िएगा दोस्तों ये 4 गुना 4 हो जाएगा। तो ये कितना दोस्तों ये 16 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या फी निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग कम से कम दोस्तों 6 अंक की आने की दोस्तों प्रायिकता क्या है। और दोस्तों इसकी बात करें प्रायिकता दोस्तों ये प्रश्न दिया हुआ है। तो दोस्तों 3 पासों को दोस्तों एक साथ फेंकने पर दोस्तों तो ये इसको तोड़िएगा तो MF दोस्तों तो तोड़िएगा तो ये 6 गुना 6 दोस्तों कीजिएगा। जब 3 को फेंकिएगा 3 पास फेंकिएगा तो कितना 16 इसका आ जाएगा। और अभी दोस्तों ई की प्रायिकता बराबर दोस्तों क्या होता है, ई की प्रायिकता बराबर तो अंकों का योग का 6 से कम आने की दोस्तों प्रायिकता होती है। अब इसको तोड़िएगा दोस्तों ये बहुत लंबा जाएगा तो 1 दोस्तों या 1 1 2 दोस्तों ये आ जाएगा। इस प्रकार तो के तोड़िएगा तो इसका दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये बराबर 10 आ जाएगा। इसे पूछ रहा है कि अब दोस्तों पूछ रहा है कि पी बराबर तो पी बराबर ई की अनुकूल कुल परिणाम संख्या बटा को दिया गया कुल परिणाम कितना दोस्तों ये, तो ई के अनुकूल परिणाम संख्या दोस्तों कितना है 10 है, कुल परिणाम कितना दोस्तों ये 216 है। अब इसको तोड़िएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा ये 103/108 आ जाएगा। तो ये 103/108 ही आ जाएगा। इसको बढ़िया सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 103/108 आ जाएगा। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है d/dx इंटू दोस्तों तो 1 to the power a इंटू साइन एक्स का दोस्तों ये रूप पूछ रहा है, ये क्या होगा दोस्तों। अगर इसको तोड़िएगा दोस्तों तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ये e to the power a इंटू कोस एक्स इसका आंसर आ जाएगा। और दोस्तों बात करें तो d/dx इंटू e to the power a
फाइन एक्स को दोस्तों तोड़िएगा तो अब दोस्तों ई को एक बाहर निकाल लीजिएगा, डी बाय डी एक्स दोस्तों हो जाएगा इंटू साइन एक्स हो जाएगा। दोस्तों फाइन जो दोस्तों है ये दोस्तों ये रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगा, ई टू द पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फाइन दोस्तों ये कोस में बदल जाएगा, तो कोस एक्स इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों आज के स्टूडेंट का लास्ट प्रश्न है, फाइन माइनस 1125 का दोस्तों मान क्या होगा। दोस्तों फाइन माइनस 125 का मान तोड़िएगा, तो अब इसको तोड़ कर देखते हैं। तो साइन माइनस 1125 जब दोस्तों तोड़िएगा तो ये माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस साइन 1125 यहाँ दोस्तों हो जाएगा। अब दोस्तों माइनस, अब इसको मल्टीपल कर दिए दोस्तों ताकि कम से कम हो जाएगा। माइनस साइन को बाहर कर लीजिए दोस्तों, और 3 गुना 360 ताकि दोस्तों इसका मान के बराबर हो जाए। आप प्लस 45 कर लीजिएगा। अब दोस्तों तुम लोग को मान का पता चल गया है, तो मान दोस्तों कितना आ जाएगा, ये माइनस 45 आ जाएगा। तो अब माइनस 45 का दोस्तों मान कितना होता है, ये -1/2 रूट अंदर रूट होता है। तो इस प्रकार दोस्तों तोड़िएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये -1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 100 प्रश्न देखे हैं। तो पहले हम लोग कुछ दोस्तों क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उसके बाद इसका कुछ टेस्ट सीरीज देख लेंगे। तो इसमें दोस्तों 20 टेस्ट सीरीज भी दिया गया है, तो बाद में उसको देख लेते हैं। पहले इसका क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन कुछ कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।